इस वीडियो में जो है वो हम लोग देखेंगे किडनी के क्लिनिकल्स, यूरेटर के क्लिनिकल्स। ठीक है, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि हम किडनी को पाल्पेट कैसे करेंगे। तो अब इसमें इस तरह होता है कि किडनी जो है वो ऐसे कोई ख़ास पाल्पेबल नहीं होती। ठीक है, लेफ़्ट किडनी जो है तब तक हम मतलब हम उसको पाल्पेट कर ही नहीं सकते जब तक कोई कोई उसमें प्रॉब्लम नहीं है, वो इनलार्ज नहीं हो गई। ठीक है, राइट किडनी के जो इन्फीरियर लोब होता है उसको हम पाल्पेट कर सकते हैं। अब पाल्पेट कर कैसे सकते हैं, हम एक जो अपना हैंड होता है वो प्लेस करते हैं, या उससे जो है वो हम कह सकते हैं प्रेस करते हैं फ्लैंक को। अब फ्लैंक क्या है, फ्लैंक हमारे पास जो है वो ऐसा रीजन होता है ट्रंक का जो कि मौजूद होता है 11th और 12th रिब और जो हमारा इलियक क्रेस्ट होता है उसके दरमियान में। ठीक है, एक तो हम वहाँ से प्रेस करेंगे, दूसरा जो है वो हम कोस्टल मार्जिन से उसको जो है वो पाल्पेट करते हैं। ठीक है, तो हमें इन्फीरियर लोब ऑफ द किडनी जो है वो एज अ फर्म मैस जो है वो राइट किडनी का इन्फीरियर लोब जो है एज अ फर्म मैस जो है वो हमें फील हो जाता है। ठीक है, पाल्पेशन के बाद हम बात कर लेते हैं हमारे रेनल कैल्कुलाई की, यूरेटेरिक कैल्कुलाई की। ठीक है, जो कि हम किडनी स्टोन्स को ही कह रहे हैं। ठीक है, अब जो किडनी स्टोन्स की अगर हम बात करें इन द केस ऑफ किडनी, तो किडनी में जो है वो मेजर और माइनर कैलिसिस जो होते हैं, इनमें बेसिकली जो हमारी जो यूरिनरी ट्रैक होता है उसके स्टोन्स बनते हैं। ठीक है, किडनी के स्टोन्स बनते हैं। अब स्टोन्स बनते इस वजह से हैं क्योंकि हमारा जो यूरिन होता है वो यहाँ पे कंसनट्रेट हो रहा होता है। ठीक है, तो ऑब्वियसली साल्ट्स वगैरह और जो हमारे इलेक्ट्रोलाइट्स वगैरह होते हैं वो हमने कंजर्व करने होते हैं, तो उसकी वजह से जो है कैल्शियम के या ऑक्सलेट के तो जो है वो हमारे पास साल्ट्स बन जाते हैं। ठीक है, सॉरी स्टोन्स बन जाते हैं। ठीक है, और ये स्टोन्स जो हैं वो मेजर और माइनर कैलिसिस से आ जाते हैं हमारे रेनल पेल्विस में, और रेनल पेल्विस से जो है वो फाइनली यूरेटर में भी जा सकते हैं। ठीक है, अब ये बात याद रखनी है आपने कि किडनी स्टोन जो है वो बॉडी ऑफ द वर्टिब्रा पे लाई करेगा। ठीक है, और जो गाल स्टोन होगा वो करेगा बॉडी ऑफ द वर्टिब्रा जो होगा ना उसके इंटीरियर साइड पे लाए। ठीक है, ये फ़र्क दोनों का याद रखना है कि किडनी का जो स्टोन होगा वो लाई करेगा ऑन द बॉडी ऑफ द वर्टिब्रा। ठीक है, और जो इंटीरियर साइड होगी बॉडी ऑफ द वर्टिब्रा की, वहाँ पे हमारा गाल स्टोन लाई करेगा। उसके बाद आगे आ जाएँ, आगे बात करते हैं हम यूरेटर में जो है अगर हमारा स्टोन आ गया, अगर तो ये स्टोन जो है वो शार्प है या 3 मिलीमीटर जो है वो उससे लार्जर है। ठीक है, हमारा जो डायमीटर होता है हमारे यूरेटर का वो 3 मिलीमीटर होता है ना, अगर उससे ज़्यादा है और जो हमारा स्टोन है वो शार्प है, तो ऑब्वियसली वो जो है वो डिस्कम्फर्ट क्रिएट करेगा। ठीक है, इस मास्कुलर ट्यूब में, ये यूरेटर हमारा मास्कुलर ट्यूब है ना। डिस्कम्फर्ट का मतलब ये है कि ये जो यूरेटर होगा इसमें एक तो डिस्टेंशन प्रोड्यूस होगी और दूसरा ये कि इसमें कंट्रैक्शंस की वेव्स आएंगी। कंट्रैक्शन की वेव्स जो है वो इस यूरेटर को नीचे डाउनवर्ड पुश करने की कोशिश करेंगी। ठीक है, और उससे जो है वो सवियर पेन जनरेट होगा। अब पेन की बात करें तो पेन हमें कहाँ कहाँ फील होता है, पेन हमें फील होता है इन द लॉइन, ग्रॉइन, जेनिटल्स। ठीक है, और हमारे इंटीरियर एस्पेक्ट ऑफ द थाई में। ठीक है, अब लॉइन से मुराद हमारा है लंबर रीजन। ठीक है, लंबर रीजन में हमारे पास जो है वो सारे विसराज वगैरह एब्डोमेन जो है वो उसकी बात करें तो ठीक है होते हैं ना वहाँ पे भी, तो डिस्कम्फर्ट प्रोड्यूस होगा यहाँ पे। डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो हमारा अपसेट हो जाएगा, जिसकी वजह से जो है वो हमें डायरिया हो सकता है। ठीक है, वॉमिटिंग हो सकती है। उसके अलावा जो है वो हमारा ग्रॉइन का रीजन आता है, तो ग्रॉइन के रीजन में हम बात करें इंग्वाइनल रीजन की, इंग्वाइनल रीजन में पेन होगा। ठीक है, और दूसरा जो है वो हमने लोअर लिम्ब और पेल्विस को डिफ्रेंशिएट किया था, तो लोअर लिम्ब में हमारे पास जो इंटीरियर एस्पेक्ट है थाई का, वहाँ पे हमारे पास पेन होगा। ठीक है, और पेल्विस की बात करें तो मेल और फीमेल में ऑब्वियसली वहाँ पे फ़र्क आएगा ना। तो अगर हम मेल की बात करेंगे तो मेल जो होगा उसमें हमारे पास पेन होता है इन द स्क्रॉटम। ठीक है, और अगर हम बात करें फीमेल की, ठीक है, तो फीमेल में हमें कहाँ पेन जो होता है महसूस होता है, वो हमारे लैबियम मेजस में। ठीक है, लैबियम मेजर में या लैबिया मेजोरा में जो है वो हमें पेन फील हो रहा होता है। ठीक है, अब जो चीज़ बॉडी में इतना डिस्कम्फर्ट जनरेट करेगी तो ऑब्वियसली उसको जो है वो रिमूव करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसको रिमूव करने के हमारे पास दो तरीके होते हैं, एक होता है नेफ्रोस्कोपी और दूसरा होता है लिथोट्रिप्सी। ठीक है, तो नेफ्रोस्कोपी जो है वो हमारे पास एक सर्जिकल प्रोसीजर है, उसको देखते हैं। अब नेफ्रोस्कोपी जो कि एक सर्जिकल प्रोसीजर है, उसमें क्या होता है कि हमने जो है किडनी को एक्सपोज करने के लिए ना, हमने यहाँ पे 12th रिब मौजूद होती है ना, 12th रिब। ठीक है, उसको हटाना होता है ताकि हम अपनी किडनी को देख सकें। ठीक है, अब देखिए 11th और 12th रिब मौजूद होगी तो इसकी जगह हमारे पास जो है यहाँ पे हमारे पास प्लूरल कैविटी भी पड़ी होगी ना, तो हमने इस प्लूरल कैविटी को बचाना होता है। ये ना हो कि हमारी जो सर्जिकल इंसिजन है वो जाके कहीं जो है वो ओपन कर दे हमारी प्लूरल कैविटी को। ठीक है, तो ये हमें ख़तरा जो है वो हम कह सकते हैं कि मौजूद होता है। ठीक है, तो अब फॉर एग्जांपल किसी केस में जो है वो 12th रिब अगर एब्सेंट है या 12th रिब जो है वो छोटी है, तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं, 11th रिब को ही 12th रिब समझ लेते हैं। तो ये जो प्लूरल कैविटी होती है इसको ओपन करने का चांस जो है वो मज़ीद बढ़ जाता है। ठीक है, तो इन सारे ख़तरात से बचने के लिए जो है वो हमने एक आसान मेथड देखा हुआ है जिसको हम लिथोट्रिप्सी कहते हैं। ठीक है,
अब लिथोट्रिप्सी बेसिकली ये है कि जो फॉर एग्जांपल जिस भी एरिया में हमारे पास जो है वो किडनी स्टोन या जो है हमारे पास यूरेटर में स्टोन या ब्लेडर में जहाँ भी स्टोन मौजूद है, ठीक है, उसको हमने रिमूव करना है। तो हम क्या करते हैं, पहले तो देखते हैं कि कौन सी जगह पे जो है वो मौजूद है। तो अल्ट्रासाउंड या फ्लोरोस्कोपी का जो मेथड है, ठीक है, उसके ज़रिए से जो है वो हम देख लेते हैं कि हमारा स्टोन कहाँ मौजूद है। उसके बाद जो है वो उस जगह पर हम एक्स्ट्रा जो है वो शॉक वेव्स डालते हैं, ठीक है। शॉक वेव्स डालने से क्या होता है कि वो जो स्टोन होता है वो छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है, ठीक है, और वो यूरिनरी ट्रैक के ज़रिए जो है वो टुकड़े जो है वो बाहर आ जाते हैं बॉडी से, ठीक है। ये है एक्स्ट्रा शॉक वेव कॉर्पोरियल लिथोट्रिप्सी, सॉरी एक्स्ट्रा शॉक वेव कॉर्पोरियल लिथोट्रिप्सी। इसके बाद बात कर लेते हैं रेनल एंगल की, ठीक है। रेनल एंगल जो होता है वो हमारे वर्टिब्रा, ठीक है, और हमारी 12th रिब, उसके दरमियान में एक एक्यूट सा एंगल बन रहा होता है जिसको हम कहते हैं रेनल एंगल। इस एंगल के ऊपर अगर हम जो है वो थंब से प्रेशर अप्लाई करें, ठीक है, तो पेन वगैरह जो है वो फील होता है। और अगर इन जो है वो रेनल एंगल्स में अगर कोई किक जो है वो की जाए, ठीक है, तो हमारी जो किडनी होती है उसको इंजरी हो सकती है, ठीक है, किडनी की इंजरी की वजह बन सकता है। उसके बाद बात करते हैं एक्टॉपिक किडनी की। अब आप लोगों को ये तो पता ही है ना कि एक्टॉपिक का मतलब जो है वो हमारे पास है कि अपनी पोजीशन से कोई भी चीज़ हटी हुई है, ठीक है, तो वो एक्टॉपिक है। लाइक यहाँ पे रेनल वेसल्स होनी चाहिए थी, ये जो रेनल वेसल्स हैं यहाँ पे जो है वो हमारी किडनी मौजूद होनी चाहिए थी, लेकिन किडनी देखें आप डिसेंड हुई हुई है इनटू द पेल्विस, ठीक है, और ये पड़ी है हमारी किडनी। और इसका देखें यूरेटर भी छोटा सा है, ठीक है, ब्लेडर के पास ही है किडनी, तो यूरेटर भी ऑब्वियसली छोटा ही होगा ना, तो ये एक्टॉपिक किडनी है। इसके साथ ही एक हमारे पास दूसरी टर्म होती है नेफ्रोटोसिस। इसमें ये होता है कि किडनी जो है वो एबनॉर्मली मौजूद, एक्टॉपिक नहीं है, ठीक है, एबनॉर्मली जो है वो पेल्विस में मौजूद नहीं है, अपनी जगह पर ही होती है। लेकिन ये होता है कि जब कोई बंदा खड़ा होता है, ठीक है, तो हमारी किडनी जो होती है वो क्या करती है, गिर जाती है, ठीक है, गिर कहाँ जाती है, इनटू द पेल्विस। अब देखें ये नॉर्मल किडनी थी, तो नॉर्मल किडनी का यूरेटर भी नॉर्मल था ना, लेकिन अब किडनी चूँकि गिर गई है, तो गिरने की वजह से जो उसके यूरेटर होता है उसमें किंक्स वगैरह आ जाते हैं। ये किंक्स जो है ये कोई ऐसा कोई इतने इनकी इंपॉर्टेंस नहीं है, लेकिन जो किडनी जब गिरती है तो ऑब्वियसली ये क्या करती है, हमारी जो रेनल वेसल्स होती हैं उनको उन पे ट्रैक्शन एक्सर्ट करती है, उन पे पुल एक्सर्ट करती है, ठीक है। एक तो इसकी वजह से जो है वो पेन होता है, ठीक है। अब ज़ाहिर है बंदा खड़ा है, किडनी नीचे गिर गई है, तो वो अट्रैक्शन रिजल्ट कर रही है ऑन द रेनल वेसल्स, ठीक है, रेनल वेसल्स पे प्रेशर पड़ रहा है। तो क्या होता है कि जब बंदा लेट जाता है तब जो है ये पेन जो है ये ख़त्म हो जाता है। अच्छा एक और बात ये होती है कि ये किडनी ऊपर नीचे तो मूव कर सकती है, लेकिन ये जो है वो साइड टू साइड मूव नहीं कर सकती होती। इसकी वजह ये है कि नीचे से एक तो कोई रेजिस्टेंस जो है वो हमारे पास मौजूद नहीं, कोई हमारे पास जो है वो नीचे वाले रीजन में कोई सपोर्ट मौजूद नहीं है, ठीक है। और दूसरा ये है कि जो रेनल फेशिया की लेयर्स होती हैं वो इन्फीरियरली जो है वो ऐसे कोई फॉर्मली फ्यूज़ भी नहीं करती। तो एबनॉर्मल किडनी जो है वो तकरीबन 3 सेंटीमीटर तक जो है वो नीचे गिर जाती है। उसके बाद दूसरी टर्म्स डिस्कस करते हैं, नेफ्राइटिस। टिस आ गया तो आपको पता चल जाना चाहिए कि इन्फ्लामेशन हुई है, ठीक है। तो इन्फ्लेम्ड किडनी को हम कह सकते हैं कि नेफ्राइटिस हो गया, ठीक है, इन्फ्लेम्ड किडनी नेफ्राइटिस। इसी तरह अगर हम बात करें ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस की, तो ग्लोमेरुलस आ गया है तो इसका मतलब है कि इन्फ्लामेशन हो गई है ग्लोमेरुलस की, ठीक है, या स्मॉल ब्लड वेसल्स की जो है वो इन्फ्लामेशन हो गई है। उसके बाद हमारे पास एक और टर्म होती है पाइलोनेफ्राइटिस। पाइलोनेफ्राइटिस जो है वो हमारे पास ई कॉली बैक्टीरिया होता है ना, उसकी वजह से जो है वो इन्फ्लामेशन हो जाती है और पस पड़ जाती है किडनी में, ठीक है। और साथ में जो है वो फेवर वगैरह भी हो जाता है। फेवर के साथ साथ जो है वो हमारे पास एक तो फ्रीक्वेंट यूरिनेशन होती है, यूरिनेशन जो है वो फ्रीक्वेंट हो जाती है, और दूसरा ये है कि उसके साथ बर्निंग होती है, ठीक है। इसी तरह रेनल ट्यूबरक्लोसिस जो है उसकी अगर हम बात करें तो रेनल ट्यूबरक्लोसिस जो है वो भी इसी तरह से होता है कि लेजन्स वगैरह जो होते हैं वो हो जाते हैं, जिसकी वजह से जो फंक्शनिंग एबिलिटी होती है किडनी की वो जो है वो ख़त्म होना शुरू हो जाती है, ठीक है। अगर कोई भी किडनी डिजीज़ होगी ना तो उसके साथ साथ हमारे पास जो है वो हाइपरटेंशन होगा, हाई ब्लड प्रेशर, ठीक है, और जो हमारे पास ब्लड में जो है वो यूरिया का लेवल और दूसरा क्रिएटिनिन का लेवल जो है वो बढ़ जाता है। और फिजियोलॉजी की अगर आपने मेरी वीडियो देखी हो तो उसमें मैंने बताया था कि जो गोल्ड स्टैंडर्ड होता है फॉर टेस्टिंग ऑफ द किडनी वो क्रिएटिनिन होता है। इसकी वजह ये होती है कि यूरिया जो होता है वो बाय प्रोडक्ट है ना हमारी अमाइनो एसिड्स की डिग्रेडेशन का, ठीक है, तो उसकी वजह से जो है वो अगर किसी ने ज़्यादा कोई प्रोटीन रिच डाइट ली हुई है तो ऑब्वियसली उसके ब्लड में जो है यूरिया का लेवल बहुत ज़्यादा होगा। और इस तरह की और भी कॉजेज़ बताई थी मैंने। तो अगर हमने कोई एक टेस्ट कराना हो तो हम वो क्रिएटिनिन का कराएंगे, लेकिन दोनों टेस्ट जो है वो ज़रूरी होते हैं फॉर द किडनी फंक्शनिंग को अगर हमने टेस्ट करना है। उसके बाद हमारे पास एक मेजर टर्म है किडनी फेल्योर, ठीक है, रेनल फेल्योर या किडनी फेल्योर। अब रेनल फेल्योर हो गया या किडनी फेल्योर हो गया तो इसका मतलब है किडनी जो है वो प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं कर रही। प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं कर रही तो मतलब कि हमारा ब्लड फिल्टर नहीं होगा और उसकी वजह से बहुत से मसाइल होंगे। तो ब्लड को फिल्टर तो करना है ना, तो इसके लिए हमारे पास दो जो है वो हम कह सकते हैं कि हमारे पास तरीके होते हैं। एक तो ये कि हम रेनल ट्रांसप्लांट कर लें, किडनी दूसरी लगा दें। दूसरा जो है हमारे पास होता है डायलिसिस, ठीक है। रेनल ट्रांसप्लांट में ये होता है कि जो हमारा नया किडनी होता है ना उसको हम जो है वो इलियक फोसा में लगा देते हैं, ठीक है। रेनल आर्टरी और रेनल वेन जो होती है उसको एक्सटर्नल इलियक आर्टरी और एक्सटर्नल इलियक वेन के साथ जोड़ देते हैं और यूरेटर को जो है यूरिनरी ब्लैडर
के साथ ही होता है, ठीक है। और बस जो है वो हम किडनी जो है वो हम कह सकते हैं कि ये जो जो भी हमारे पास इलियक फोसा होता है उसमें जो है वो हम न्यू किडनी इंसर्ट कर देते हैं, ठीक है। पुरानी किडनी की अगर हम बात करें तो पुरानी किडनी वहीं रहती है, ठीक है। अगर कि पुरानी किडनी कोई मसाइल नहीं कर रही बॉडी में, लाइक कोई ऐसा इन्फेक्शन नहीं है उसमें कि वो दूसरी नई किडनी में भी आ जाएगा, तो तब तक जो है वो हम किडनी को रिमूव नहीं करते, वो अपनी जगह पे पड़ी रहती है डिजीज़ किडनी भी। अगर वो कोई मतलब मसाइल नहीं कर रही, मसाइल यही होंगे ना कि वो अपना इन्फेक्शन दूसरी किडनी तक पहुँचा दे, या ये कर सकती है कि वो ब्लड प्रेशर को अब नॉर्मली इंक्रीज़ कर रही हो, ठीक है। अगर ऐसे मसाइल कोई नहीं कर रही होती तो हम वो पुरानी किडनी को रिमूव नहीं करते, वो वहीं पड़ी रहती है, और जो नई किडनी होती है उसके साथ यूरेटर जोड़ के और जो है वो उस वो किडनी जो है वो फंक्शनल हो जाती है, नई वाली। अब ये तो हो गया इसका परमानेंट ट्रीटमेंट, ठीक है। परमानेंट ट्रीटमेंट के अलावा हमारे पास एक टेम्परेरी ट्रीटमेंट भी होता है जिसको हम डायलिसिस कहते हैं। अब डायलिसिस की ना हमारे पास दो टाइप्स हैं, एक तो होगा पेरिटोनियल डायलिसिस और दूसरा होगा हमारे पास हीमोडायलिसिस। अब पेरिटोनियल डायलिसिस में ये होता है कि हम जो कोई भी हमारे पास एक डायलिसिस फ्लूइड होता है, ठीक है, उसको हम एंटर करते हैं इनटू द बॉडी थ्रू द पेरिटोनियल कैविटी पे, ठीक है। पेरिटोनियल कैविटी में वो जब जाता है तो वहाँ पे सारा जो है वो थोड़ी देर मतलब रहता है, ठीक है। और जो सारा फिल्ट्रेशन वगैरह जो होती है वो उसने ब्लड ने वो कर लेता है, ब्लड। और वो जो फ्लूइड होता है डायलाइजर फ्लूइड, जिसमें कि अब वेस्ट प्रोडक्ट्स भी ब्लड के शामिल हो चुके हैं, वो बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है इनटू द दूसरा बैग, ठीक है, दूसरे बैग में बाहर निकाल दिया जाते हैं। इस तरह से जो है वो फिल्ट्रेशन हो रही होती है। उसके बाद दूसरा मेथड होता है हमारे पास हीमोडायलिसिस, उसमें ये होता है कि हम जो है ब्लड जो है वो बॉडी से रिमूव कर रहे होते हैं, ठीक है। ब्लड जो है वो एक मशीन में जाता है, ठीक है। मशीन में जो है वो सारा कुछ काम होता है, लाइक प्रेशर कंट्रोल मौजूद होता है, ठीक है। उसके अलावा हेपेरिन डालते हैं ताकि ब्लड क्लॉटिंग ना हो जाए, ठीक है। और ब्लड जो है वो डायलाइजर में आ जाता है। डायलाइजर जो होता है उसमें फ्लूइड मौजूद होता है एक साइड पे, मतलब एक साइड पे यहाँ पे डायलाइजर फ्लूइड मौजूद होता है, यहाँ पे ब्लड मौजूद होता है, ठीक है। ब्लड के जो भी वेस्ट प्रोडक्ट्स मौजूद होते हैं, ठीक है, वो वेस्ट प्रोडक्ट्स जो है वो डायलाइजर फ्लूइड में आ जाते हैं, ठीक है। और ब्लड जो है वो साफ़ वाला ब्लड वो वापस जो है वो एंटर कर दिया जाता है इनटू द बॉडी, ठीक है। तो इस तरह से जो है वो फिल्ट्रेशन हो रही होती है। ये वाला जो काम होता है ये हफ्ते में जो है वो 3 से 4 दफ़ा कराना पड़ता है और हॉस्पिटल से ही कराना पड़ता है, ठीक है। तो ये काफ़ी जो है वो हम कह सकते हैं कि एक पेनफुल टाइप का प्रोसीजर होगा। ऑब्वियसली आपकी बॉडी से ब्लड लिया जा रहा है, उसको बॉडी में वापस डाला जा रहा है, ठीक है। और दूसरा ये है कि एनीमिया और ब्लड प्रेशर जो है उसकी अब जनरेट होती हैं, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं रेनल सिस्ट की, ठीक है। तो रेनल सिस्ट देखिए, अब ये नॉर्मल किडनी आपको ये नज़र आ रही है, ठीक है, और ये है पॉलीसिस्टिक किडनी। तो ये जो हमारी किडनी होती है ये सिस्ट की वजह से जो है वो इनलार्ज हो जाती है, ठीक है। और दूसरा ये है कि पॉलीसिस्टिक किडनी जो है वो मेन वजह बनती है हमारे रेनल फेल्योर की, ठीक है। अच्छा, और इसके बाद एक और बात है कि एक तो ये रेनल फेल्योर की मतलब की तरफ लेके जाता है पॉलीसिस्टिक किडनी, और दूसरा जो है ब्लड प्रेशर जो है उसको भी डिस्टर्ब करता है। डिस्टर्ब करने से मुराद ये है कि हमारी बॉडी को जो है वो ब्लड प्रेशर को हाइपरटेंशन की तरफ लेके जा रहा होता है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम बात करते हैं कि हमारी जो किडनी है फॉर एग्जांपल वो कोई रप्चर हुई है, ठीक है, या कोई पस वगैरह जो है वो उसमें अकामुलेट हुई है, तो वो क्या होता है कि वो जो पस होती है वो हमारी जो रेनल फेशिया होता है उसको जो है वो हम कह सकते हैं कि पुश करती है, या फिर मतलब हम डिस्टेंड करती है, ठीक है, रेनल फेशिया को, और उसको फोर्स करती है कि भाई तुम जाओ पेल्विस में नीचे डिसेंड हो जाओ। अब ये आगे वाली साइड पे, यहाँ वाली साइड जो होती है हेलम के पास वाली, यहाँ पे जो है वो फेशिया डीपली अटैच होता है, फॉर्म होता है बहुत, ठीक है। तो इसकी वजह से जो है वो पस या एब्सेस जो है वो इस तरफ नहीं ट्रैवल करती बल्कि पीछे की तरफ जाती है। इसमें यहाँ पे हमारे पास जो है वो एक और टर्म है रेनल वेन एंट्रैपमेंट सिंड्रोम, ठीक है, रेनल वेन एंट्रैपमेंट सिंड्रोम, ठीक है। इसमें ये होता है कि जो हमारी रेनल वेन होती है, ठीक है, वो इन्फीरियर वेना कैवा तक जब जा रही होती है तो उसको जो है वो हमारी सुपीरियर मेजेंटेरिक आर्टरी एंटीरियरली, ठीक है, और जो हमारी अयोर्टा होती है पोस्टीरियरली, वो जो है वो मिलकर एक एक्यूट सा एंगल बना रही होती है। ये देखिए ये एक्यूट एंगल बन गया है ना, ठीक है, ये वाला ये एक्यूट एंगल है, और ये हमारी क्या पड़ी हुई है, रेनल वेन पड़ी है, लेफ्ट रेनल वेन। तो इसमें देखिए कि इन्होंने जो है ना दोनों ने अयोर्टा ने और सुपीरियर मेजेंटेरिक आर्टरी में इन्होंने जो है वो इंट्रैप कर लिया हमारे रेनल वेन को, लेफ्ट रेनल वेन को। अब सुपीरियर मेजेंटेरिक आर्टरी की कोई भी डाउनवर्ड जो है वो ट्रैक्शन वो क्या करती है, वो कंप्रेस कर देती है हमारे रेनल वेन को, ठीक है। इस जो है वो इसको हम जो है वो कहते हैं कि ये रेनल वेन एंट्रैपमेंट सिंड्रोम है, या नट क्रैकर सिंड्रोम है, ठीक है। अच्छा, और इसके साथ साथ इस सिंड्रोम में ये होता है कि हेमेटूरिया, या हमारे पास जो है वो प्रोटीन यूरिया होता है, लाइक यूरिन में जो है वो या तो ब्लड सिक्रीट होता है या प्रोटीन्स वगैरह जो होती हैं वो सिक्रीट हो रही होती हैं। दूसरा आप देखें कि यहाँ जो है वो हमारे पास एक डिओडेनम भी पड़ी हुई है, ठीक है, वो भी सुपीरियर मेजेंटेरिक आर्टरी और एब्डोमिनल अयोर्टा के बीच में ही है, ठीक है। तो इस पर भी जो है वो हम कह सकते हैं कि कंप्रेशन होगी, ठीक है। अगर कंप्रेशन होती है तो उसकी वजह से जो है वो हमारे पास एब्डोमिनल पेन जनरेट होता है, नोजिया वॉमिटिंग वगैरह की जो है वो जो है वो हम कह सकते हैं कि सिचुएशन क्रिएट होती है। और दूसरी बात ये है कि हमारी जो रेनल वेन होती है उसमें जो है वो हमारी लेफ़्ट टेस्टिकुलर आर्टरी जो है वो लेफ़्ट टेस्टिकुलर वेन जो है वो आके ड्रेन हो रही होती है, तो मेन में जो है वो लेफ़्ट टेस्टिकुलर पेन भी हो सकता है,
ये हो गए हमारे पास सारे जो है वो किडनी से रिलेटेड क्लिनिकल्स। इसके बाद हम बात कर लेते हैं यूरेटर से रिलेटेड जो है वो क्लिनिकल्स उनकी। यूरेटर के क्लिनिकल्स में सबसे पहले तो हमारे पास जो है वो यूरेटर स्टोन्स थे, जो हमने डिस्कस कर लिए कि उनकी वजह से जो है वो लॉइन, ग्रॉइन और थाई और जो हमारे लेबियम मीडियस था इन केस ऑफ फीमेल्स, और हमारे पास मेल्स में जो है वो हमारे पास स्क्रॉटम थी, उसमें पेन हो रहा था, ठीक है। और उसके बाद हम बात डिस्कस कर लेते हैं अपने डुप्लेक्स यूरेटर की। अब देखें, डुप्लेक्स यूरेटर का मतलब ये होता है कि जो रेनल पेल्विस है ना, उसको 2 यूरेटर ड्रेन करें, ठीक है। एक ही किडनी में 2 यूरेटर ड्रेन करें। अब देखें, ये एक ही किडनी है, इसको फॉर इसके रेनल पेल्विस है, ठीक है। इसको ये दोनों जो है रेनल पेल्विस को 2 यूरेटर जब ड्रेन करेंगे तो हम डुप्लेक्स यूरेटर कहेंगे, ठीक है। एक्टोपिक यूरेटर की बात करें तो एक्टोपिक यूरेटर एक ऐसा यूरेटर होता है जिसकी कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन वो फ्री में ही आके अटैच हो गया, ठीक है। अब वो वाला यूरेटर जो कि लॉन्गर होगा, ठीक है, और जाके इंसर्ट होगा मोर कॉर्डली, ठीक है, मोर कॉर्डली और बहुत मोर मीडियली, ठीक है। ये देखें, ओरिजिनल यूरेटर की अगर हम बात करें तो वो ट्राइगोन के इस एंड पे आके जो है वो ओपन हो रहा था, ठीक है। अब लेकिन देखिए, ये एक्टोपिक यूरेटर एक तो मोर मीडियली आके वो हुआ है, अटैच हुआ है, और दूसरा मोर कॉर्डली आके अटैच हुआ है, और दूसरा लॉन्गर भी है। तो ये हमारे पास एक्टोपिक यूरेटर है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें कि हमारा जो यूरेटर होता है उसका जो लोअर एंड है, ठीक है, अगर उसकी जो है वो एक सिस्टिक सी डायलेशन प्रोड्यूस हो जाए तो उसको हम यूरेटेरोसील कहते हैं। दिस वाज ऑल अबाउट द क्लिनिकल्स ऑफ द यूरेटर इन द किडनी, ठीक है। इंशाल्लाह फिर अल्लाह हाफिज़।